देखना, अब यहां से फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि साइकोलॉजी में आपके जो टॉपिक हैं, हमने आपसे कहा है कि आपके लिए सभी के लिए आप एक बार टॉपिक पढ़ेंगे तो किसी भी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को करेंगे हल हो जाएंगे। यहां पर बात करते हैं जो नया टॉपिक अपन को स्टार्ट करना है, वृद्धि एवं विकास। अब वृद्धि एवं विकास की अगर बात करें कि वृद्धि एवं विकास किसे कहेंगे, तो वृद्धि एवं विकास के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी, और कोशिश करेंगे कि आज इसको अधिक से अधिक डिस्कस करें कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। मुख्य रूप से यहां से दो प्रश्न अधिकतर बहुतायत देखने को मिलते हैं। एक तो वृद्धि और विकास में अंतर कहेगा कि वृद्धि विकास है क्या, आखिर उस दोनों को स्पष्ट क्लियर करेगा कि वृद्धि क्या होगी और विकास क्या होगा। एक प्रश्न यहां से बनता है हर बार हर एग्जाम में, और दूसरा प्रश्न बनता है वृद्धि जो आपके विकास है उस विकास के सिद्धांत से। तो आपके मुख्य रूप से 10-11 सिद्धांत हैं विकास के, हम 13-14 सिद्धांत पढ़ाते हैं, 15-16 तक बढ़ा देते हैं कि कोई भी अगर विशेषता है विकास की तो हमने उसको सिद्धांत में पढ़ लिया। मूल रूप से 10-11 सिद्धांत पढ़ लेते हैं, 10 सिद्धांत 9 सिद्धांत मूल रहते, एक फिर बाद या फिर बाद, तो टोटल 13-14 सिद्धांत हम पढ़ लेते हैं, उससे पूरे क्लियर रहेंगे कंसेप्ट। 2 ही पोर्शन में इसको पढ़ना है। फिर तीसरा पोर्शन जो स्टार्ट करेंगे इसमें वो रहेगा विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं को अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहां पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर इन अवस्थाओं को क्लियर करने के बाद फिर प्रवेश करेंगे जीन प्याजे पर और वाइगोत्स्की पर। यानी कि ये पूरा मान के चलना कि ये पूरा माह अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं, यानी कि अप्रैल में इतना अपन काम कर लेंगे। साथ में अब ड्यू नहीं छोड़ेंगे, मतलब पेंडिंग नहीं रखेंगे। जो प्रश्न है, जैसे हमने कोहल वर्ग के साथ प्रश्नों को कराया है, वैसे ही यहां पर भी जैसे वृद्धि विकास कंप्लीट किया तो प्रश्न बराबर जो करते रहेंगे। तो हम प्रश्न की पीडीएफ तुम्हें भेज देंगे। हम जिस टाइम पर रिकॉर्ड करेंगे वो टाइम हम तुम्हें बता देंगे कि तुम्हें आना है तो आ जाना, नहीं आना तो आप आराम से घर बैठ के यूट्यूब पे देख लेना। 1-1.5 घंटे बाद वो हम अपलोड कर देते हैं, तो आप यूट्यूब पर भी आराम से उसको देख सकते हो। वो आपकी इच्छा है, आना है तो, नहीं आना है तो। चलिए अब बात करते हैं वृद्धि विकास की कि आखिर वृद्धि है क्या। तो वृद्धि के संदर्भ में अगर देखें तो कई मनोवैज्ञानिकों के कथन जो है वो आपके देखने को मिलते हैं। एक सरल भाषा में या आम भाषा में अगर हम वृद्धि की बात करें तो पहले वृद्धि को ही समझ लेते हैं कि आखिर वृद्धि क्या है, फिर उसके बाद विकास की चर्चा कर लेंगे कि आखिर विकास क्या होता। वैसे देखा जाए वृद्धि एवं विकास को अगर देखा जाए तो आप ये नहीं कह सकते वृद्धि जो होगी उस वृद्धि को ही हम किसके अंतर्गत काउंट करते हैं, विकास के अंतर्गत भी क्या करते हैं, काउंट करते हैं। जैसे कई मनोवैज्ञानिक हैं, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं आपके फ्रैंक, उन्होंने कथन दिया है कि वृद्धि सिर्फ जो है वो आपकी शारीरिक पक्षों में ही आपकी क्या होती है, दर्ज होती है, या वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक गुण ही आपके क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। यानी कि जिसमें मात्रा होगी उसको हम किसके अंतर्गत काउंट करेंगे, वृद्धि के अंतर्गत काउंट करेंगे। या कहते हैं शारीरिक परिवर्तनों को ही हम क्या मानेंगे, केवल वृद्धि मानेंगे। यानी कि कई मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने कथन दिए हैं। तो वृद्धि के संदर्भ में हम थोड़ी सी चर्चा भी पहले आम भाषा में कर लेते हैं कि आखिर वृद्धि है क्या। तो वृद्धि के संदर्भ में अगर देखें तो एक प्रकार से आम भाषा के तौर पर अगर देखा जाए तो आम भाषा के तौर पर हम यही तो कहते हैं कि भैया पहले हमारा लड़का या लड़की छोटी सी थी, अब वो लड़का या लड़की क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। जैसे तुम गए मामा के यहां गए, मामी के यहां गए या किसी के यहां गए, रिलेटिव्स के यहां, वहां देखा कि उनका छोटा सा बच्चा था मामा का, तो वो लगभग केवल 1 या 2 साल का था। अब तुम 5 साल बाद गए हो या 2 साल या 3 साल बाद गए हो, वो लड़का आपका क्या है, बड़ा हो जाएगा। हो सकता तुमने किसी रिलेटिव्स में, किसी फैमिली में, किसी रिलेटिव्स में गए हो, वहां पर देखा होगा कि कोई लड़का था, 5 साल का था, 10 साल का था, घूम रहा था, ऐसे उनका परिचय करवाया आपका, ये कौन, बोले मामा ने कहा ये हमारा लड़का है। अब तुम 20 साल बाद पहुंचे हो मामा के घर, अब वो लड़का जो छोटा था वो इतना बड़ा, अब तुम कहोगे अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए। तो आम भाषा में वृद्धि किसको कहा जाता है, पहले आप छोटे थे और अब आप बड़े हो गए, आम भाषा में उसको वृद्धि कहते हैं। लेकिन वास्तविकता में वृद्धि, ये आम भाषा में कहना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कह सकते कि इसी को हम वृद्धि कहेंगे। तो क्या इसी को हम वृद्धि कहेंगे? तो आपकी वृद्धि इसको नहीं कहती है। साइकोलॉजी क्या कहता है, साइकोलॉजी की भाषा समझते हैं कि साइकोलॉजी या आपकी जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की भाषा में परिभाषा क्या है। तो मनोविज्ञान की भाषा में परिभाषा है, पहले जो बच्चा था वो इस प्रकार से था, उसके छोटे छोटे हाथ थे,
छोटी सी आपकी गर्दन थी, छोटे से पैर थे, लेकिन अब अगर हमने देखा तो उसकी जो चेहरा है वो बढ़ गया है, उसके हाथ पैर भी बढ़ गए हैं, उसकी लंबाई भी बढ़ गई है। यानी एक प्रकार से देखा जाए, पहले जो उसका आकार था, यानी कि उसका जो आकार था वो आकार क्या था, कम था, लेकिन अब आकार आपका क्या कर गया है, उसका आकार बढ़ गया है। पहले उसका जो वजन था वो आपका क्या था, कम था, यानी कि मुश्किल से बच्चा ज्यादा से ज्यादा 5-6 किलो का होगा, 10 किलो का होगा। अब यानी कि जब बच्चा 5-6 किलो या 10 किलो का होगा, लेकिन अब देखने गए, अब हमें पता चला कि अब बच्चा क्या हो गया है, 50 किलो का हो गया है। पहले बच्चा जो था वो साइज में कम था, आकार में कम था, अब बच्चा जो है वो साइज में क्या कर गया है, आपका बढ़ गया है। तो आपकी जो मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई कहता है वृद्धि किसे कहते हैं, तो एनसीईआरटी ही कहती है, मनोविज्ञान के अंतर्गत एनसीईआरटी कहती है किसी भी व्यक्ति या प्राणी के आकार में, आकृति में जो भी परिवर्तन होगा वो किसके अंतर्गत काउंट किया जाएगा, वो वृद्धि के अंतर्गत क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। यानी कि कोई भी प्राणी हो, जरूरी नहीं कि केवल मनुष्य का ही जीव हो, जरूरी नहीं कि केवल मनुष्य की बात करें, वो एनसीईआरटी कहती है कि किसी भी प्राणी के आकार में, आकृति में, साइज में, शेप में होने वाले परिवर्तन को ही हम किसके अंतर्गत शामिल करेंगे, वृद्धि के अंतर्गत शामिल करेंगे। पहले हमारा जो वजन था वो 10 से अब कितना हो गया है, 50, तो जो हमारा वजन है वो क्या कर गया है, बढ़ गया। हमारे हाथों की लंबाई कम थी, अब हमारे हाथों की लंबाई क्या कर गई है, बढ़ गई। पहले हम जो थे वो मात्र 1.5 फीट के थे, यानी कि हम छोटे से थे, 1.5 फीट के, 1.5 फीट के, अब यूं हम एकदम 5 फीट के हो गए, यानी कि हमारी लंबाई बढ़ी है। हमारा वजन पहले कम था, हमारा वजन बढ़ गया है। हम पहले दुबले पतले थे, हम यूं अब मोटे तगड़े हो गए। यानी कि आकृति, आकार, वजन या शेप, किसी भी प्रकार में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो किसमें शामिल किया जाएगा, वो वृद्धि के अंतर्गत क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। यानी कि एनसीईआरटी की परिभाषा अगर कोई कहे तो एनसीईआरटी की परिभाषा क्लियर है, किसी भी प्राणी के आकार, आकृति या वजन में होने वाले परिवर्तनों को ही हम क्या कहेंगे, वृद्धि। शरीर की लंबाई बढ़ जाती है वो वृद्धि के अंतर्गत काउंट होगी, शरीर का वजन बढ़ जाता है वो वृद्धि के अंतर्गत काउंट होगा, शरीर की चौड़ाई बढ़ जाती है वो वृद्धि के अंतर्गत काउंट होगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर बात करें, ये तो एनसीईआरटी कहती है कि इसको हम वृद्धि कहेंगे, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म अलग है। जीव विज्ञान यानी कि आपकी जो विज्ञान की जो शाखा है जीव विज्ञान, वो अलग वृद्धि बताती है। वो ये नहीं कहती है कि भैया आकृति, आकार बढ़ गए हैं तो हम उसको वृद्धि कहेंगे। आपकी जीव विज्ञान कहती है कि जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स में, कोशिकाओं में जब फैलाव होता है या कोशिकाओं की संख्या या कोशिकाएं जो है जब आपकी बढ़ जाती हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल की भाषा में वृद्धि कहते हैं। बात समझ पाए कि नहीं? कि अगर कोई कहता है बायोलॉजिकल टर्म के अनुसार तो कोशिकाओं में हुई वृद्धि या कोशिकाओं में हुआ फैलाव, जो सेल्स हैं उनमें जो फैलाव हुआ, पहले सेल्स छोटी छोटी थी, अब सेल्स जो है वो आपकी क्या हो गई है, बढ़ गई है। बात समझ पा रहे? तो सेल्स में जो आपकी वृद्धि हुई है या सेल्स में जो फैलाव हुआ है वही आपका क्या है, एक प्रकार से जो है वो आपका, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, समझना। सबसे पहले शुरुआत आपने देखा होगा, कोई भी आप, जरूरी नहीं मानव शरीर, बायोलॉजिकल टर्म है, आप अगर यहां कहीं भी आप ले लें वृद्धि, एक पौधा है, पहले छोटा बीज हुआ करता है, जब आप उस छोटे बीज को मृदा के अंतर्गत डालते हो तो वो इस प्रकार से रहता है और एक अंकुरण उसमें से निकलता है। धीरे धीरे वही अंकुरण जो है वो इस प्रकार से बड़े झाड़ के रूप में बन जाता और वही आपका क्या बन जाता है, एक पौधा बन जाता। मनुष्य का भी जो बालक है वो भी एक छोटे से भ्रूण से आपका बनना क्या होता है, प्रारंभ, और यूं अब 5 फुट का यूं लंबा चौड़ा तगड़ा हो गया। यानी कि एक प्रकार से कोशिकाओं में जो फैलाव है उसको ही क्या कहा गया है, यहां पर बायोलॉजिकल भाषा में वृद्धि कहा गया है। लेकिन याद रखना है कि अगर कोई कहता है तो जीवन की शुरुआत यहां पर संयुक्त कोष से ही शुरू होती है। यहां पर आप देख रहे हो कि जो एक पूरा का पूरा संयुक्त कोष रहेगा, यही कोष धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, प्रसार करेगा, फैलेगा और वही आपकी भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में क्या कर जाएगा, बदल जाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी कि गुणित रूप में जो है वो आपकी कोशिकाएं क्या है, बढ़ती चली जाती। तो बायोलॉजिकल टर्म में अगर कोई कहता है तो आपको केवल याद रखना है, ये नहीं कि आप रट लो इसको, बस केवल समझना है कि आखिर है क्या। बात समझ पा रहे? क्योंकि कहीं भी कोई भी साइकोलॉजी के जो प्रश्न आते हैं वो सिर्फ समझ पर आधारित आते हैं, तो आप अधिक से अधिक कोशिश करें समझने की। जहां जरूरत होगी हम खुद थ्योरी लिखेंगे और हम आपको कहेंगे देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी आपके काम की है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है लिखने को जो आप समझ पाओ।
सिर्फ इतना से याद रखना है कि एनसीईआरटी के अनुसार अगर कोई कहता है तो एनसीईआरटी के अनुसार आप सिर्फ याद रखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी क्या है, एनसीईआरटी आपकी मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। यानी एक प्रकार से एनसीईआरटी मनोविज्ञान पर ही बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के नियम रेगुलेशन लागू करती रहती है। अब इसकी कहें तो ये केवल यही कहती है प्राणी के आकार, आकृति और वजन में, यानी कि कोई भी प्राणी के आकार, आकृति, वजन में होने वाले परिवर्तन, यानी कि वजन और ईटीसी अगर आदि और लगा दें, वजन आदि में होने वाले परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है, वृद्धि कहते हैं, या परिवर्तनों को ही हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। यानी कि इसको ही हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहते हैं। ये बात समझ में आई होगी। तो अगर कहें एक प्रकार से लंबाई, चौड़ाई, व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि का बढ़ना, ये सब अगर बढ़ रहे हैं तो ये भी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब आपके एनसीईआरटी के अनुसार किसके अंतर्गत आते हैं, वृद्धि के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। अब अगर बात करें इसी में हम बात करें तो थोड़ा सा और समझते हैं कि देखते हैं कि आखिर होता क्या है। हमने कहा है आकृति, आकार, वजन आदि में होने वाले परिवर्तनों को आप वृद्धि कहोगे, या इसी को अगर बदलकर थोड़ा सा बोलें कि किसी व्यक्ति के आकृति, आकार या वजन में होने वाली बढ़ोतरी को हम किसके अंतर्गत शामिल करेंगे, तो वृद्धि के अंतर्गत शामिल करेंगे। यहां परिवर्तन की जगह पर, ध्यान से समझना, यहां परिवर्तन की जगह पर अगर वो कह दें कि किसी प्राणी के आकार, आकृति, वजन में होने वाली बढ़ोतरी, तो सर बढ़ोतरी को भी किसके अंतर्गत आप शामिल करोगे, वृद्धि के अंतर्गत शामिल करोगे। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे का वजन 10 किलो था, पहले बच्चे की लंबाई केवल 1.5 फीट थी, तो अब जो है वो लंबाई 5 फीट हो गई है, अब वजन 50 किलो हो गया है। यानी कि कोई ना कोई तो वृद्धि आपकी यहां पर क्या की गई है, बढ़ोतरी वजन और लंबाई में क्या की गई है, दर्ज की गई है। तो अगर कहीं पर परिवर्तन की जगह पर बढ़ोतरी शब्द लिखा हो, तब भी आप उसको किसके अंतर्गत शामिल करेंगे, वृद्धि के अंतर्गत शामिल करेंगे। ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं कि और कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, समझना। यहां पर अगला पॉइंट लेते हैं और वहां पर और समझते हैं कि है क्या, समझना। एक आध लाइन और लिख लेते हैं जो कि आपकी किताबों में दी रहती है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर क्या है उनकी विशेषताएं वृद्धि से रिलेटेड, और फिर उनको आगे बढ़ जाएंगे, तो लिखेंगे फिर तुम्हें समझाएंगे। जैसे कि यहां पर अगर शॉर्ट में ये लिखा हो, कोशिकाओं में प्रसार को मनोवैज्ञानिकों ने नहीं, जीव वैज्ञानिकों ने वृद्धि माना है। तो ये सर हम अभी आपको एक्सप्लेन करके आए कि अगर जीव विज्ञान की भाषा में कहेंगे तो कोशिकाओं में प्रसार को किसने वृद्धि माना है, आपके मनोवैज्ञानिकों ने नहीं माना। ये जो वृद्धि मानी है वो आपकी कोशिकाओं में वृद्धि जो मानी है या प्रसार माना है वो आपकी जीव वैज्ञानिकों ने मानी है, यानी कि बायोलॉजिकल जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने इनको माना है। तो फिर दूसरा पॉइंट इसी में आता है, उसको और देख लेते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या कह रहा। दूसरा पॉइंट कह रहा है ये कथन फ्रैंक महोदय का है। फ्रैंक कहते हैं वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है। फ्रैंक कहते हैं वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है। अब इनके इस कथन से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं कि आखिर कैसी शारीरिक होती है। शारीरिक का मतलब है आपको, अगर आपने बच्चे की लंबाई बढ़ रही है तो आपको वो लंबाई शरीर में बढ़ती हुई क्या है दिखाई देगी, कि पहले बच्चा 1.5 फीट का था और अब बच्चा कितने का हो गया है, 5 फीट का हो गया है। यानी कि वो आपको क्या दिखाई देगा, उसके शरीर में जो है वो आप क्या कर पाओगे, उसको देख पाओगे कि आखिर कितनी वृद्धि जो है वो आपकी दर्ज की गई है। तो यहां पर इसका सारांश निकालते हैं कि इनसे और रिलेटेड क्या क्या पॉइंट बनते हैं। तो उन्होंने कहा है कि शरीर के मात्रात्मक पहलुओं
शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन, यानी कि शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन को या परिवर्तनों को, या सीधा कह सकते हो परिवर्तन या परिवर्तनों को इन्होंने क्या कहा है, वृद्धि माना है या वृद्धि कहा है। अब देखना सर किस प्रकार के परिवर्तन, वो थोड़ा सा देखते हैं। यहां फिर से इन्होंने कहा, सबसे पहले तो फ्रैंक ने जो बात कही, उन्होंने कहा वृद्धि को हम सिर्फ शारीरिक मानते हैं, कि वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है, यानी कि हमें शरीर में दिखाई देगा कि आखिर पहले हमारी लंबाई कितनी थी और अब कितनी हो गई, पहले हमारा वजन कितना था अब कितना हो गया, तो हम जो वृद्धि है उसको क्या कर सकते हैं, शरीर में देख सकते हैं। उन्होंने कहा देखने का मतलब क्या है, यानी कि उस शरीर की वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, मात्रात्मक मात्रा में उसका मापन भी कर सकते हैं। मात्रात्मक पहलू का मतलब है वह वृद्धि जो शरीर में दर्ज होगी वो आपके क्या होगी, मापन के योग्य होगी, यानी कि उसको क्या कर सकते हैं, हम एक प्रकार से माप सकते हैं। मात्रात्मक का मतलब माप सकते। भैया कपड़ा कितना चाहिए, वो कहता है कि 2 मीटर चाहिए। दूध कितना चाहिए, वो कहता है 1 लीटर चाहिए। यानी कि दूध को, कपड़े को, सब्जी को किलोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, किसी ना किसी मात्रकों में माप सकते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि शरीर के भी मात्रात्मक पहलुओं में जो परिवर्तन होगा उसको हम वृद्धि कहेंगे, यानी कि शरीर में जो जो पॉइंट मापन के योग्य होगा, भैया व्यक्ति की लंबाई कितनी बढ़ गई, वो कहेगा इतनी बढ़ गई, व्यक्ति का वजन कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। तो जो जो शरीर में मात्रात्मक पहलू में होगा, यानी कि जो जो शरीर के अंदर मापन के योग्य पाया जाएगा, उसमें जो भी परिवर्तन दर्ज होगा उसको भी हम किसके अंतर्गत काउंट करेंगे, वृद्धि के अंतर्गत। और एक प्रकार से ये किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा परिवर्तन जो मात्रात्मक पहलू का मतलब जो मापन के योग्य हो, उसमें होने वाले परिवर्तन को भी हम वृद्धि कहेंगे। तो किसमें परिवर्तन होगा, या तो लंबाई में वृद्धि होगी, या चौड़ाई में वृद्धि होगी, या वजन में वृद्धि होगी, यानी कि या तो वजन में कमी होगी। यही आपके क्या कहलाएंगे, परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बात समझ पाए? तो याद रखना है, हमने अगर कहा स्टार्टिंग से, तो ये जीव वैज्ञानिकों ने कहा है, ये फ्रैंक महोदय ने अपना कथन कहा है, उन फ्रैंक महोदय ने ही कथन को क्या किया है, यहां पर थोड़ा स्पष्ट किया है। अब थोड़ा सा और चलते हैं और एक कथन और लेते हैं और उसको थोड़ा सा समझाते हैं कि ये है क्या। समझना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि वृद्धि ज्यादा नहीं आती है, विकास ज्यादा आता है, तो विकास को अपन को डिटेल में पढ़ना है थोड़ा और। वृद्धि के लिए इतना, एक कथन और वृद्धि के लिए संदर्भ में लेते हैं, और ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। यहां पर याद रखोगे, वृद्धि आजीवन चलती है। वृद्धि जो है वो आजीवन चलती है। वृद्धि जो है वो आजीवन चलती है। बताइए क्या ये हमने सही लिख लिया? अरे महाराज ये गलत लिख लिया। वृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अब आप डाउट में रहोगे कि ऐसा क्यों? भाई वृद्धि जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह है केवल, या केवल शब्द भी हटा दें, यह है परिपक्वता, यह परिपक्वता तक चलती है। देखना सर क्या मतलब है इसका, समझना। इसका मतलब समझाते हैं कि आखिर वृद्धि जो है वो किस प्रकार से आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और वृद्धि कब तक चलती है, तो वो कह रहे हैं वृद्धि सिर्फ परिपक्वता तक चलती है। अब एक नया शब्द सुनने को मिला कि आखिर ये परिपक्वता है क्या, तो हम परिपक्वता को अभी डिटेल में समझाते हैं। पहले विकास फिर परिपक्वता पर आएंगे, क्योंकि परिपक्वता से भी प्रश्न जो है वो आपके पेपर में आए हुए हैं। पहले चलते हैं कि आखिर ये वृद्धि के बारे में क्या कह रहा है कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि हम तो यही कहते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी चलता है वो सब आजीवन चलता रहता है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहां पर अगर ये कथन अगर ये कह दे कि वृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, तब तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि वृद्धि में किसको शामिल किया है? व्यक्ति की लंबाई बढ़ने को वृद्धि में शामिल किया है, व्यक्ति के चौड़ाई बढ़ने को वृद्धि में शामिल किया है, व्यक्ति के वजन को बढ़ने को वृद्धि में शामिल किया है। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? यानी कि व्यक्ति की लंबाई बढ़ने को वृद्धि में शामिल किया, चौड़ाई बढ़ने को वृद्धि में शामिल किया, वजन बढ़ने को वृद्धि में शामिल किया, आकार बढ़ने को वृद्धि में शामिल किया। और अगर इनको हम वृद्धि में शामिल कर रहे हैं और अगर ये जीवन भर चलेंगी जब तक व्यक्ति जिंदा है, तो भैया अभी हम 5 फीट के नहीं, फिर तो हम घर तोड़ के एकदम
आकाश को टच करेंगे, आसमान को टच करेंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी कि लंबाई अगर हमारी बढ़ती रहेगी तो हम 5 फीट और 6 फीट पर थोड़ी रुकेंगे, फिर तो पता नहीं हम कितने लंबे हो जाएंगे। बात समझ पाए? फिर तो ना घर में रह पाएंगे ना कहीं रह पाएंगे। तो यहां पर अगर वृद्धि जीवन भर चलती तो फिर हमारी लंबाई फिक्स नहीं होती, हमारा वजन फिक्स नहीं होता, हम बढ़ते ही जाते, हमारा वजन अनलिमिटेड होता। बात समझ पाए? तो यहां पर उन्होंने क्या कहा है, वृद्धि जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, याद रखना है। तो फिर अगर कहीं कहीं इस वृद्धि को अभिवृद्धि कहते हैं तो कंफ्यूज मत होना सर, वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाएगी हमारी नजर में। मतलब अपन वृद्धि को भी वृद्धि मान के ट्रीट करेंगे, यानी कि वृद्धि होगा वही अभिवृद्धि होगा, एक ही बात है। बस थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए लिख देते। ग्रोथ इंग्लिश में जाओ तो दोनों का मीनिंग ग्रोथ है, ठीक है। तो अगर बात करें यहां पर कि वृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो हां यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, हमने हैज प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं कि यह परिपक्वता तक चलती है, तो परिपक्वता क्या? तो परिपक्वता का मतलब यह है, जैसे समझना, हम अभी यहां शॉर्ट टू द पॉइंट तुम्हें परिपक्वता समझाते हैं, फिर उसके बाद फिर बाद में डिटेल में समझा देंगे। सुनना, यहां पर एक बालक है, एक बालक है और वो छोटा है, इस प्रकार से बिल्कुल छोटा है। इस बालक की अगर एज कहें तो मान ली 1 से 2 वर्ष इस बालक की क्या है, आयु है। इस 1 से 2 वर्ष बालक की आयु है और इस 1 से 2 वर्ष आयु का बालक क्या आपका चल लेगा? आप कहोगे नहीं, अभी 1 वर्ष का बालक है, 1 से 2 वर्ष का बालक है, तो अभी हो सकता सही ढंग से दौड़ के ना चल पाए, लेकिन चूंकि साइकोलॉजी है तो अभी चला देंगे उसको हम, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी चल जाते तो हम इसको 6 माह मान लें। अब कहोगे अब नहीं चल पाएगा, यानी कि एक बच्चा जो है वो 6 माह का है तो अभी तो चल नहीं पाएगा, मतलब चलने का मतलब है अभी दौड़ नहीं पाएगा। क्या वो खुद व खुद से सारे कार्य कर लेगा? तो 6 माह का बालक है, ऐसा भी संभव नहीं कि सारे काम कर ले। हम इस 6 माह के बालक की छोड़ो, अगर 1-2 साल का भी बालक है, हम उससे कहें जाओ बेटा और 20 किलो की बाल्टी या 20 किलो की कोई बोरी है उसको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दो, तो क्या वो उठा के रख देगा? संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्या वो रख नहीं सकता? रख तो सकता है, लेकिन इस आयु वर्ग में संभव नहीं है। यही मानव शरीर जब यही व्यक्ति बड़ा हो जाएगा, जब यह 15 से 20 साल का हो जाएगा, 20 से 25 साल का हो जाएगा, तो अब इससे कहोगे 10 किलो की या 20 किलो की बाल्टी, वो कहेगा लाओ हम 25 किलो की बाल्टी उठा के लाते हैं। बात समझ पाएगी नहीं? यानी कि पहले जब यह छोटा था तो इसके अंदर ऐसा नहीं था कि ये 6 माह का था तो ये चल नहीं सकता था, चल नहीं पाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये आगे कभी चल ही नहीं पाएगा। चूंकि मनुष्य का बालक है और वंशानुक्रम से इसको वो चलने के मिले हैं, 6 माह का बालक है, ये बोल नहीं पाता है अभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आगे बोल नहीं पाएगा, ये आगे बोलेगा, लेकिन अभी जो है इस आयु वर्ग में ये बालक क्या नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा। लेकिन जब एक अवस्था, जब एक आयु आएगी, जब इसकी आयु बढ़ेगी, तो उस आयु वर्ग में ये क्या करेगा, चलना भी प्रारंभ करेगा, बोलना भी प्रारंभ करेगा, दौड़ना भी प्रारंभ करेगा। जिस अवस्था में ये चलना प्रारंभ करेगा सही ढंग से, ये नहीं लड़खड़ाते हुए, जिस अवस्था में ये दौड़ना प्रारंभ करेगा सही ढंग से, जिस अवस्था में बिना जीभ लड़खड़ाए है स्पष्ट रूप से बोलेगा, मम्मी को मम्मी कहेगा, पापा को पापा, ये नहीं मम्मी को मम्मम कहे, तो जिस अवस्था में ये मम्मी को मम्मी स्पष्ट रूप से कहने लगेगा, वही आयु इसकी क्या कहलाएगी, परिपक्वता की उम्र कहलाएगी। यानी परिपक्वता किसे कहेंगे? परिपक्वता वह अवस्था है जिसमें बालक पहले जिन कार्यों को नहीं कर पाता उन कार्यों को करने योग्य हो जाता। तो जिस अवस्था में, जिस आयु में वह व्यक्ति या वह बालक उस कार्य को करने में समर्थ होता है, वही आयु उसकी क्या कहलाती है, परिपक्वता की आयु कहलाती है। अरे पहले हम छोटे थे, एक बालक छोटा था, वो बाल्टी नहीं उठा पाता था, आज तो दोनों हाथों में एक एक बाल्टी लिए यूं दौड़ लगा रहा। क्यों? क्योंकि अब उसका शरीर परिपक्व हो गया है। बात समझ पाएगी नहीं? पहले वो चल नहीं पाता था, क्यों? क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां थी, जो हड्डियां थी, वो कोमल थी, उसके वजन को सह नहीं पाती और वो गिर पड़ता। लेकिन अब बच्चा क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, उसकी मांसपेशियों ने, हड्डियों ने वृद्धि कर ली है, और वो वृद्धि कब तक की,
जब तक कि वो सही ढंग से क्या ना कर पाया, चलना नहीं सीख पाया। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो उन्होंने कहा वृद्धि जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन वृद्धि तब तक चलती है जब तक कि यह क्या ना कर ले, परिपक्वता को प्राप्त ना कर ले। अब परिपक्वता का मतलब समझ पाए कि परिपक्वता का मतलब क्या है? परिपक्वता का मतलब है जैसे कि आप बोलना आपको सीखना है, तो शुरुआत में बालक बोल नहीं पाएगा, लेकिन बोलने की जो आदत रहेगी या दौड़ने की या चलने की या किसी वजन को उठाने की आदत रहेगी, जो भी हैबिट रहेगी, शुरुआत में बच्चा उस वजन को नहीं उठा पाता, लेकिन बाद में जब उसका शरीर, उसकी मांसपेशियां, उसकी हड्डियां इतनी समर्थ हो जाती हैं कि वो अपना भार भी सहन कर सके और दूसरा वजन भी उठा सके, तो फिर वो क्या करने लगती हैं, चलने भी लगती हैं और वजन को उठाने भी लगती हैं। तो जिस आयु वर्ग में वो सही ढंग से चलना प्रारंभ करेगा, वही आयु उसकी क्या कहलाएगी, परिपक्वता की कहलाएगी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो याद रखना है कि वृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अगर आजीवन चलेगी तो व्यक्ति एकदम छत फाड़ के ऊपर निकलेगा। बात समझ पाए? जबकि यह कहां तक चलती है, तो परिपक्वता तक। अब इसका मतलब यह भी नहीं निकालना है कि बच्चा किशोर अवस्था में ही परिपक्व हो जाएंगे, नहीं, जरूरी नहीं कि परिपक्वता उम्र से आए। बात समझ पाए कि नहीं? जरूरी नहीं कि परिपक्वता उम्र से आए, कि एक बच्चा 20 साल का हो गया है तो अब वो परिपक्व हो जाएगा, नहीं। यानी कि परिपक्वता उम्र से नहीं आती, इस बात को याद रखना। बात समझ पा रहे? मतलब ये नहीं कि 20 वर्ष में वह बच्चा सही ढंग से चलना प्रारंभ कर दिया है तो वह परिपक्वता को प्राप्त कर लिया है, नहीं। जब वो किसी भी प्रकार की बाधा उसको चलने में ना हो, किसी कार्य को करने में ना हो, तो फिर वह आयु उसकी क्या कहलाती है, परिपक्वता कहलाएगी। एक प्रकार से शारीरिक रूप से परिपक्व तो बच्चा जल्दी हो जाता है, लेकिन संवेगात्मक और मानसिक रूप से परिपक्व बच्चा क्या होता है, बाद में होता है। क्योंकि शारीरिक परिपक्वता का क्या है, जैसे कहते हो कि भाई तुम शरीर से तो बढ़ गए, लेकिन तुम अकल से बिल्कुल नहीं कुछ आया तुम्हें। यानी कि मानसिक परिपक्व बच्चा भी नहीं हुआ है, लेकिन शारीरिक परिपक्व तो हो गया है। आपने लोगों का अच्छा 5वां बच्चा ही हूं, इतना भट्टा कट्टा, और उससे कहो बेटा छोटा बड़ा पढ़ो, तो उसको छोटा बड़ा भी नहीं आती। यानी कि मानसिक परिपक्व तो नहीं हुआ, लेकिन उसका शरीर जो है वो क्या हो गया है, परिपक्व हो गया है। तो याद रखना है कि यहां सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, वृद्धि यानी कि शारीरिक परिपक्वता की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो वृद्धि आजीवन नहीं चलती, लेकिन तब तक चलती है जब तक जो शरीर है वो शारीरिक परिपक्वता प्राप्त ना कर ले, तब तक शारीरिक वृद्धि जो है वो आपकी क्या है, चलती रहती है। यहां मानसिक वृद्धि को, मानसिक को नहीं जोड़ना, क्योंकि मानसिक वृद्धि होती भी नहीं है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। बात समझ पाए? शारीरिक सिर्फ क्या होती है, वृद्धि। कहीं सुना है मानसिक वृद्धि नहीं हुई अभी तुम्हारी अभी सामाजिक वृद्धि नहीं हुई? कहते हो अभी तुम्हारा सामाजिक विकास नहीं हुआ, अभी तुम्हारा मानसिक विकास नहीं हुआ, तुम्हारा भी बौद्धिक विकास नहीं हुआ। तो याद रखना कि वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है, जबकि विकास जो है वो कई पक्षों में बटा है। मानसिक विकास भी होता, संवेगात्मक विकास भी होता, सामाजिक विकास भी होता और शारीरिक विकास भी होता। बात समझ पाए? चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इन लाइनों को ही हमें समझना है कि लाइनों को स्पष्ट करना है कि इन लाइन का मतलब क्या है पेपर के लिए। चलिए अब चलते हैं आगे और समझते हैं कि और कौन कौन से पॉइंट हैं, ताकि हम समझ पाए, ताकि सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो पाए। बताओ यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, हम आगे चलते हैं, नहीं तो ठीक है ना। चलिए ये हमने जो आपको बताया है ये याद ही रखना है कि मनोवैज्ञानिक जो फ्रैंक है उन्होंने वृद्धि को सिर्फ शारीरिक कहा है, जबकि विकास जो है वो आपका क्या होता है, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, कई रूपों में हमने विकास को पढ़ा है। वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है। चलिए अब रुक जाते हैं, है ना, यही है ना, क्योंकि अब बढ़ेंगे तो फिर हमें 20-30 मिनट चाहिए, फिर हम 7:30 बजा देंगे, वो